हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफ़र पर। आज करेंगे हम यूपी ट्रिपल एस सी सी पैट 2026 हिंदी गद्यांश की क्लास, जिसमें हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर गद्यांश। तो हम देखेंगे कि बारी बारी गद्यांश और उनके प्रश्न करेंगे रिलेटेड। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है भाई, जीके जीएस की भी चल रही है, यूपीएससी पैट के लिए चल रही है, और हिंदी व्याकरण वगैरह हो चुकी है। करंट अफेयर चल रही है टॉप 100 क्वेश्चन के नाम से। मंथली करंट अफेयर पढ़ रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, सभी लोग जा करके देख सकते हैं एक बार। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहुंचते हैं गद्यांश पर। ये रहा पहला गद्यांश। गद्यांश करने के बाद हम ये कुछ प्रश्न हैं गद्यांश से रिलेटेड, वो प्रश्न करेंगे। तो पढ़ते हैं, पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, इसके बाद प्रश्न करेंगे हम लोग। ठीक है, तो गद्यांश क्या है, पहला गद्यांश क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। पहला गद्यांश दे रखा है, ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। संचित कोष कहा जाता है साहित्य जहाँ समाज और प्रभावित करता है, वहीं वहीं वह समाज से प्रभावित भी होता है। व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हम अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग को साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचार द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य हमारी कौतूहल और जिज्ञासा प्रवृत्तियाँ और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है। साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गर्मा संस्कृति और सभ्यता वहाँ के पूर्वज विचारों के अनुसंधान, प्राचीन रीति रिवाज का रहन सहन, परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में देश के किसी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती, उस समय की वेशभूषा क्या थी, रहन सहन कैसा था, समाज और धार्मिक विचार कैसे थे, सब कुछ उस समय साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। इससे अभिप्राय यही है कि साहित्य समाज का न केवल चित्र प्रस्तुत करता है, अपितु समाज के प्रति हम अपने दायित्व निर्वहन भी करते हैं। समाज में फैली अनैतिकता और अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभाव के साहित्य बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप में हमें समझ लाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक रचित प्राय सभी रचनाओं द्वारा तत्कालीन समाज की परिस्थिति, विचार व कार्य व्यवहार की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। यह भी सही है कि यदि साहित्य वास्तव में केवल समाज का दर्पण होता, तो कवि या साहित्यकार समाज की विसंगतियों को और विडंबनाओं पर प्रहार नहीं करता और उसे अपचित दिशा बोध देने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। समाज के प्रति साहित्यकार का दायित्व आशा का संचार करना, उत्साह व कर्तव्य बोध को दिशा देना आदि है। प्राचीन काल से लेकर आज तक के साहित्यकारों की ही यही गौरवशाली परंपरा रही है कि समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सत्य साहित्य का रचनाकार कभी पीछे नहीं हटता है। साहित्य में वह शक्ति है जो तोप तथा तलवारों में भी नहीं है। ये था गद्यांश। अब करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार से पूरा करता है? दर्पण के माध्यम से, दुष्प्रभावों को सामने लाकर, पूरी जानकारी देकर, इतिहास बता करके। तो इसमें क्या है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार करता है? यहाँ पर देखिए, दायित्व अपना निर्वहन भी करता है। साहित्य समाज का दर्पण है। इससे अभिप्राय यह है कि साहित्य समाज का न केवल चित्र प्रस्तुत करता है, अपितु समाज के प्रति अपना दायित्व निर्वहन भी करता है। समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों को दुष्प्रभाव से बड़े ही मर्मशील रूप से हमारे समझ लाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दुष्प्रभावों को सामने ला करके। दुष्प्रभावों को सामने लाकर, राइट आंसर इज 2 वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला क्या है, साहित्यकार समाज के प्रति अपना उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करते हैं? साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं
कर्तव्यवाद संदेश देता है। साहित्यकार तोप तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है। साहित्यकार समाज की रूपरेखा कल्याणकारी व सुगत मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। देखते हैं गद्यांश में कहाँ पर दिया गया। गद्यांश में यहाँ दिया गया, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। तो आपको बताना है जो साहित्यकार होता है वो कैसे समाज के प्रति उद्देश्य को परिपूर्ण करता है। कहाँ पर है? यहीं यहीं होना चाहिए। देखते हैं गद्यांश में मिलता है अभी। ये रहा, यहाँ से पढ़िए एक बार। यह भी सही है कि साहित्यकार वास्तव में केवल समाज दर्पण होता है, तो कभी यह साहित्यकार समाज के विसंगति विडंबनाओं को प्रभाव नहीं करता और उसे अपेक्षित दिशा बोध देने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। समाज के प्रति साहित्यकार दायित्व आशा संचार करना, उत्साह व कर्तव्यबोध को दिशा देना, उत्साह व कर्तव्यबोध को दिशा देना आदि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्यकार समाज अपनी कृतियों द्वारा आशा संचार, उत्साह एवं कर्तव्यबोध को संदेश देता है। राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। कौन सा? पहला वाला। अगला प्रश्न नंबर अगला क्या है? प्रश्न नंबर अगला है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। साहित्य में कैसे पुरानी मतलब जो है पीढ़ियाँ उनकी जानकारी कैसे देता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का परिचय प्राप्त होता है। राष्ट्र का इतिहास, गर्मा संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन उत्साह द्वारा दी जाने जा सकता है। साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं, अतएव साहित्य राष्ट्र का इतिहास, गर्मा संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि नहीं जाने जा सकते। समाज में फैली अनैतिक, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभाव को साहित्य द्वारा ही जाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो साहित्य है वो कैसे पुरानी मतलब उनको जाना जा सकता है। देखते हैं गद्यांश में कहाँ दिया है एक बार। इधर होगा, इधर है, इधर पढ़ा था यहाँ पर। पूरी पुरानी पीढ़ियों से है ना, कहाँ से है? यहाँ से पढ़ो। शायद से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गर्मा संस्कृति और सभ्यता एवं पूर्वजों के विचार का अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाज और रहन सहन परंपराओं आदि को जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। किस काल में देश के किस भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है, उस समय की वेशभूषा क्या रही है, रहन सहन कैसा था, सामाजिक धार्मिक विचार कैसे थे, यह सब कुछ साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाला। अगला प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण ही नहीं, साहित्य केवल समाज का दर्पण ही नहीं मतलब और क्या हो सकता है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगति का प्रभाव करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि साहित्यकार केवल समाज की विडंबनाओं और विसंगति को दर्शाते हैं। क्योंकि साहित्यकार समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़े अंधविश्वास जैसे दूषणों को स्वीकार करना सिखाते हैं। क्योंकि साहित्य समाज में फैली अनैतिक, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभाव को हमसे छिपाया जाता है। तो ये कहाँ पर है? इधर देखते हैं, यहाँ पर था कहीं गद्यांश में। विसंगति, समाज की विसंगति विडंबनाओं से प्रभाव नहीं करता, अपेक्षित दिशाबोध भी करता है, प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर यहीं से लिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि साहित्य द्वारा सभी विडंबनाओं, संगति के प्रभाव करने में उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो आपको बताना इसका शीर्षक क्या हो सकता है। साहित्य और समाज, साहित्य और शिक्षा, साहित्य का भविष्य। तो पूरे गद्यांश में साहित्य और समाज के बारे में बताया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला,
साहित्य और समाज। ये रहा दूसरा गद्यांश। आज हम 2 ही गद्यांश लेके आए हैं, बहुत ही छोटी क्लास रहने वाली है हमारी। ठीक है, चलिए इस गद्यांश को पढ़ करके फिर प्रश्नों के उत्तर करते हैं। गद्यांश क्या है, पढ़ते हैं एक बार। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक को विदेशी संस्कृति अपने जीवन और सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उसकी संतान विदेशों में पढ़ने जाए, वहीं के सुख चैन की जिंदगी बसर करे और समाज में उनका नाम ऊंचा ऊंचा हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं। भारत में बेकारी, गरीबी, गंदगी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, लूटपाट है। विदेशों में इसमें सर्वथा विपरीत स्वर्गीय आनंद है। माँ बाप के अथक प्रयासों व प्रेरणा के फलस्वरूप बच्चे विदेशों में पढ़ने बसने चले जाते हैं। शुरू में तो माँ बाप, सगे संबंधी सभी याद आते हैं। कालांतर में बच्चे वहाँ वहाँ की जिंदगी और वहीं की तथा कथित सभ्यता में इतने रच बस जाते हैं कि धीरे धीरे वे पड़ोसी, सगे संबंधी, अपने भारतीय मित्रों, माँ बाप को भूलने लगते हैं। पहले वर्ष में 1-2 बार, इसके बाद क्रमशः धीरे धीरे भारत आना होने लगता। अगर विदेशी मैम से शादी हो जाए तो कहना ही क्या। कुछ एक को छोड़कर ज़्यादातर के यही हाल है। इनमें इनमें उन बच्चों का उतना दोष भी नहीं और ना विदेश भेजने वाले अभिभावकों की कदाचित उतने दोषी हैं। शायद इनके संस्कार में कोई कमी रह गई है कि पीढ़ियों के अंतराल के प्रभाव की समझ ना रखने वाले ज़्यादातर माँ बाप 2-4 महीने तक संतान के पास जाकर उसके बाद वापस स्वदेश आ जाते हैं, क्योंकि उनके कमाऊ पूत स्वदेश में आकर बसने नहीं चाहते। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप उनके पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्ट को, दुश्चिंताओं की चर्चा वे माँ बाप किसी से नहीं करते। उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर जग हँसाई के डर के साथ रहने वाले वे बुढ़ापे के कष्ट और बीमारियों को अकेले ही झेलते ही झेलते बच्चों के वियोग में अनकही पीढ़ियों के साथ एक एक करके दोनों अत्यंत इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। ये था गद्यांश। अब करते हैं प्रश्न। देखते हैं बारी बारी से प्रश्नों को कर लेते हैं। 5 प्रश्न हैं इस गद्यांश के। पहला प्रश्न है, आजकल पढ़े लिखे युवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तरक कौन सा लगता है? बुढ़ापे में माँ बाप को अपने पास बुलाकर उनकी सेवा करने के उद्देश्य से, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, माँ बाप की गरीबी दूर करने और उनके बुढ़ापे के लिए सुख साधन जुटाने के लिए जाते हैं। अपने परिवार पर रौब गठाने के उद्देश्य से जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका होने वाला है, यहाँ पर देखते हैं पहले गद्यांश में। आजकल के पढ़े लिखे युवक विदेश में संस्कृति और जीवन अपने सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए माता पिता भी अपने सपने, उनकी संतान विदेश में पढ़ने के लिए, सुख चैन की जिंदगी बसर करने के, समाज में उनका नाम ऊंचा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा। माँ बाप का सपना पूरा करने के, सुख चैन की जिंदगी बसर करने के, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। राइट आंसर इज 2। अगला प्रश्न, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? विदेश के पड़ोसों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार करते होंगे बच्चों से। ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये गद्यांश में कुछ था ही नहीं ऐसा। बच्चों से पैसे की मांग करते होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के खान पान पर एतराज़ करते होंगे, ये भी गलत हो जाएगा भाई, गद्यांश में ऐसा कुछ था ही नहीं। जब बच्चों के परिवार के सदस्य, पत्नी और उनके बच्चे के रहन सहन, खान पान वाले चाल चलन
ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ये वाला, राइट आंसर इस फोर्थ वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न अगला है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क कौन चुनिए। अधूरे संस्कार, विदेश में जा बसे बच्चे, बच्चों के माँ बाप, बच्चों के मन में बचपन में माँ बाप द्वारा बोए गए सपने। तो बच्चों का परिवर्तन कैसे होता है? गद्यांश में पढ़ा होगा आपने अभी। समझ मतलब इस गद्यांश में बताया गया कि माता पिता हैं जो अपने बच्चों को विदेश में भेजने के लिए तत्पर होते हैं, उनको उनके सपने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए। और भारत में बेकारी, गरीबी और गंदगी है, प्रदूषण, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है विदेशों में, इसमें सर्वथा विपरीत स्वर्गीय आनंद है, मतलब ऐसा कुछ बताया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि अधूरे संस्कार मतलब होते हैं जो अपने भारत की जो संस्कृति है उसको बताते ही नहीं है वो लोग अपने बच्चों को, इसीलिए बच्चे बाहर विदेश में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका राइट आंसर है पहला वाला। अगला प्रश्न क्या है? विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्ट और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? गरीबी और अभाव के कारण, जगहसाही से बचने के लिए, बच्चों के प्रति उपजी नाराजगी के लिए, भाग और अपनी व्यक्तिगतता का खेल समझने के लिए। तो इसमें बताया था, गद्यांश में बताया था, देखिए क्यों नहीं बताना चाहते, क्योंकि जगहसाही से बचने के लिए। देखिए यहाँ अपने द्वारा भोगे गए कष्ट और दुश्चिंताओं की चर्चा वे अपने माँ बाप किसी से नहीं करते। उनके द्वारा लिए गए निर्णय जगहसाही के डर के साथ रहने वाले बुढ़ापे के कष्ट और बीमारियों को अकेले ही झेलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, जगहसाही, दो वाला हो जाएगा, जगहसाही से बचने के लिए। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुरानी जमाने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? माता पिता का बिना बात का ऐंठ और जिद, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। नए मोहल्ले में नए देश में बसने वाले बच्चे, ये भी गलत हो जाएगा। पुराने जीवन मूल्य और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चे बसने इच्छुक माँ बाप। तो यहाँ गद्यांश में दिया गया था, एक बार देखते हैं। शायद उनके संस्कार में ही कोई कमी रही होगी। पीढ़ियों में अंतराल प्रभाव की समझ न रखने वाले ज़्यादातर माता पिता 2-4 महीने तक संतान के पास जाकर स्वदेश बसते हैं और वापस मतलब आ जाते हैं। और जो अगर वहाँ की मतलब जो किसी मैडम से शादी कर ली बच्चों ने वहाँ पर जा कर के, तो वो वहीं मतलब बसना चाहते हैं। ये रहा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा लास्ट वाले प्रश्न का? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पीढ़ियों के अंतराल से, मतलब जो बच्चों की उनके माता पिता की पीढ़ी है और जो बच्चों की पीढ़ी होगी तो उनका अंतराल आ जाता है, इसलिए मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन, आपके लिए लेके आए थे गद्यांश। मतलब आप ऐसे ही हर एग्ज़ाम में आते हैं गद्यांश, उनको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। पहले गद्यांश पढ़ना पड़ता है और फिर उनके प्रश्न देने पड़ते हैं। और गद्यांश में जो चीज़ दी हुई उसी से रिलेटिव प्रश्न होते हैं, उसी से आपको आंसर देना, अपनी तरफ से कुछ नहीं देना होता है। तो चलिए, आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।